क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं है? ये अपने आप में एक अस्तित्व है, एक एहसास है। ये एक भारी चादर की तरह है जो धीरे धीरे आपके ऊपर फैल जाता है, आपकी आत्मा को ढोंक लेता है और आपके विचारों के शोर को इतना बढ़ा देता है कि बाहर की दुनिया की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। अंधेरा एक कमरा है जिसके दरवाजे और खिड़कियां आप खुद बंद करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि ताला कहाँ रखा था। नैना के लिए यह अंधेरा उसका सच बन चुका था। उसका कमरा उसकी दुनिया का सटीक प्रतिबिंब था। भारी गहरे भूरे रंग के पर्दे खिड़की पर इस तरह से पड़े रहते थे जैसे उन्होंने सूरज से कोई पुरानी दुश्मनी पाल रखी हो। बाहर दिन है या रात, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। हवा में एक अजीब सी नमी और बासीपन घुल गया था जिसमें अनधुली चादरों, ठंडी चाय और अनगिनत आंसुओं की गंध मिली हुई थी। बिस्तर के पास रखी मेज पर किताबों का एक ढेर था जिन पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी। ये वही किताबें थीं जिन्हें कभी नैना अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। अब वे सिर्फ बीते हुए कल की दर्दनाक यादें थीं। नैना का शरीर बिस्तर पर था पर उसकी आत्मा कहीं और भटक रही थी। वह घंटों तक छत को घूरती रहती जहां सीलन का एक धब्बा अजीब अजीब आकृतियां बनाता रहता। कभी वह धब्बा उसे एक राक्षस जैसा लगता जो उसे निगलने के लिए बढ़ रहा है, तो कभी एक अंतहीन सुरंग जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं था। उसका फोन साइलेंट मोड पर एक मरा हुआ पत्थर बनकर पड़ा रहता। स्क्रीन पर दर्जनों मिस्ड कॉल्स और सैकड़ों संदेश चमकते रहते, माँ, पापा, भाई और दोस्त। हर नोटिफिकेशन उसके सीने पर एक बोझ की तरह महसूस होता। उनसे बात करने का मतलब था झूठ बोलना। मैं ठीक हूं, यह 3 शब्द दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लगने लगा था और सच बोलने की हिम्मत उसमें बची नहीं थी। पहले ऐसा नहीं था। नैना को याद था, एक दूसरा जीवन था। एक ऐसी नैना थी जो बारिश में भीगना पसंद करती थी, जो अपनी छोटी छोटी बातों से घर को हंसी से भर देती थी, जो अपने कैनवास पर रंगों से सपने उतारती थी। उसके कमरे की दीवारें कभी उसकी पेंटिंग से सजी रहती थी, चटख नारंगी सूरज, नीले पहाड़ और हरे भरे खेत। वह जीवन अब किसी और का लगता था, किसी फिल्म का एक धुंधला सा दृश्य। यह सब कब और कैसे शुरू हुआ उसे ठीक ठीक याद नहीं था। शायद उस नौकरी के जाने के बाद जिसमें उसने अपना सब कुछ लगा दिया था, या शायद उस रिश्ते के टूटने के बाद जिसे वह अपनी दुनिया मान बैठी थी, या शायद इन सब वजहों के बिना ही यह अंधेरा चुपके से उसके अंदर दाखिल हो गया था। शुरुआत में यह बस एक हल्की सी उदासी थी जिसे वह काम में डूबकर या दोस्तों के साथ घूमकर भुला देती थी। पर धीरे धीरे उस उदासी की जड़ें गहरी होती गईं। पहले उसकी नींद उड़ी, फिर भूख। जिन कामों में उसे मजा आता था वे अब बोझ लगने लगे। रंगों से खेलने वाली नैना को अब हर रंग फीका और बेजान नजर आता था। एक दिन वह अपने कैनवास के सामने बैठी थी। ब्रश उसके हाथ में था, रंग पैलेट पर तैयार थे, पर उसका दिमाग और हाथ सुन्न थे। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, न कोई प्रेरणा, न कोई इच्छा। वह घंटों तक उस खाली सफेद कैनवास को देखती रही और फिर उसके हाथ से ब्रश छूट गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और ऐसे रोने लगी जैसे कोई बांध टूट गया हो। यह रोना दुख का नहीं था, यह खालीपन का था। एक ऐसा भयानक खालीपन जिसे भरने के लिए दुनिया में कोई चीज नहीं बनी थी। यही उसका टूटने का क्षण था। उस दिन के बाद उसने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क टूट गया। माँ दरवाजे पर खाना रख जाती, प्यार से पुकारती, नैना बेटा दरवाजा खोल दे। वह चुपचाप सुनती रहती, पर जवाब देने की ताकत नहीं होती। उसे लगता जैसे उसकी आवाज भी उसी अंधेरे में कहीं खो गई है। वह खुद को एक कांच के बक्से में बंद महसूस करती थी। वह सबको देख सकती थी, सुन सकती थी, पर उन तक पहुंच नहीं सकती थी। वह चीखना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, पर उसके होंठ सिले हुए थे। आज भी एक ऐसा ही दिन था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। खिड़की के कांच से टकराती बूंदों की आवाज उसके अंदर के तूफान से होड़ लगा रही थी। हर बूंद जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। उसने अपनी डायरी उठाई जो महीनों से बंद पड़ी थी। कलम हाथ में कांप रही थी। उसने लिखना चाहा, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने बस एक गोला बनाया और फिर उस गोले को तब तक घिसती रही जब तक कि कागज फट नहीं गया। यह फटा हुआ कागज, यह अधूरा गोला, यही वह खुद थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यह मां की दस्तक नहीं थी, यह थोड़ी अलग थी, थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी। नैना ने अनसुना कर दिया, पर दस्तक जारी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, नैना, मैं रिया हूं, दरवाजा खोल, मुझे पता है तू अंदर है। रिया। उसका नाम सुनते ही नैना के दिल में एक पुरानी भूली बिसरी सी लहर उठी। रिया, उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त। कॉलेज के बाद दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे, पर एक जुड़ाव हमेशा बना रहा था।
नैना ने पिछले कई महीनों से उसके भी फोन नहीं उठाए थे। नैना प्लीज, मैं दरवाजा नहीं तोड़ सकती, पर मैं यहीं बैठी रहूंगी जब तक तू खोलेगी नहीं। बाहर बारिश बहुत तेज है। उसकी आवाज में एक अधिकार था, एक चिंता थी जो नैना को भेद गई। शायद 10 मिनट या शायद आधा घंटा गुजर गया। नैना अपनी जगह से नहीं हिली, पर रिया भी नहीं गई। अंत में एक अदम्य शक्ति ने नैना को बिस्तर से उठाया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, जैसे वे चलना भूल गए हों। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने रिया खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, पर उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। उसने एक पल के लिए नैना को देखा। उसके उलझे बाल, मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आगे बढ़कर नैना को अपनी बाहों में भर लिया। वह आलिंगन किसी जादू से कम नहीं था। वर्षों से जो बर्फ नैना के अंदर जमी हुई थी, वह जैसे पिघलने लगी। वह एक छोटी बच्ची की तरह रिया के कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगी। रिया बस उसकी पीठ सहलाती रही, उसे रोने दिया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सलाह नहीं दी। उसने बस उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है। उस दिन रिया नैना के साथ उसी अंधेरे कमरे में बैठी रही। उसने जबरदस्ती पर्दे हटाने की कोशिश नहीं की, न ही लाइट जलाई। वह बस उसके अंधेरे में उसके साथ शामिल हो गई। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे कुछ साल पहले वह भी इसी तरह के एक गहरे, चिपचिपे अंधेरे से गुजरी थी। कैसे उसे भी लगता था कि सुबह होने का कोई मतलब नहीं है। कैसे उसे भी अपनी हंसी एक अजनबी की आवाज लगती थी। रिया की कहानी सुनकर नैना को पहली बार लगा कि वह इस दुनिया में अकेली नहीं है जो ऐसा महसूस कर रही है। यह एहसास अपने आप में एक राहत थी। यह जानना कि कोई है जो उसके दर्द को समझता है, बिना उसे पागल या कमजोर समझे, एक मरहम की तरह था। यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा नैना, रिया ने धीरे से कहा, उसका हाथ थामे हुए। बस तुझे यह मानना होगा कि सुरंग के उस पार रोशनी है, भले ही वह अभी दिखाई न दे रही हो। यह नैना के सफर की शुरुआत थी, अंधेरे से उजाले की ओर का पहला कदम। अगले कुछ हफ्ते बहुत धीमे थे। प्रगति इंचों में मापी जा रही थी, मीलों में नहीं। रिया हर दिन आती। वह कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करती थी, वह बस छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करती। आज हम बस 5 मिनट के लिए खिड़की का पर्दा हटाएंगे, वह कहती, और वे दोनों उस हल्की सी रोशनी को कमरे में आते देखते जो नैना की आंखों को चुभती थी। आज तू मेरे साथ बालकनी तक चलेगी, वह आग्रह करती। नैना के लिए घर की दहलीज पार करना एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा था, पर रिया का हाथ थामे उसने यह भी किया। एक दिन रिया अपने साथ एक छोटी सी डायरी और एक कलम लेकर आई। मैं तुझसे कुछ बड़ा लिखने को नहीं कहूंगी, उसने नैना के हाथ में डायरी थमाते हुए कहा। बस हर दिन एक ऐसी चीज लिख जिसके लिए तू शुक्रगुजार है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे आज सुबह चिड़िया की आवाज या माँ के हाथ की चाय का स्वाद। शुरू में नैना को यह बेवकूफी लगी। शुक्रगुजार होने के लिए क्या था? उसका जीवन तो एक खंडहर बन चुका था। पर रिया के जोर देने पर उसने कोशिश की। पहले दिन उसने लिखा, रिया का आना। दूसरे दिन माँ का चुपचाप सिर पर हाथ फेरना। तीसरे दिन गर्म पानी से नहाना। धीरे धीरे इस अभ्यास ने अपना असर दिखाना शुरू किया। यह उसे मजबूर कर रहा था कि वह अपने आसपास की उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे जिन्हें वह पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि घने बादलों के बीच भी रोशनी की कुछ किरणें हमेशा मौजूद रहती हैं। नैना की माँ, जो अब तक बेबसी से अपनी बेटी को मुरझाते हुए देख रही थी, अब इस बदलाव में एक मूक भागीदार बन गई। वह जानबूझकर नैना के पसंदीदा फूल कमरे में रख जाती। वह उसके लिए हल्के संगीत की धुनें चला देती। उनका प्यार और धैर्य नैना के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह था। यह एक ऐसा एहसास था कि चाहे वह कितनी भी बुरी तरह से गिरे, उसे संभालने के लिए 2 हाथ हमेशा मौजूद रहेंगे। रिया ने नैना को सुबह की सैर पर ले जाना शुरू किया। पहली सुबह भयानक थी। बाहर की दुनिया का शोर, लोगों की भीड़, गाड़ियों की आवाजें, सब कुछ नैना पर एक हमले की तरह लग रहा था। उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। वह वापस भागना चाहती थी अपने कमरे के सुरक्षित अंधेरे में, पर रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बस 10 कदम और, वह कहती रही। बस उस पेड़ तक। वे हर दिन थोड़ा और चलते। नैना ने नोटिस करना शुरू किया कि सुबह की हवा में एक ताजगी होती है। उसने देखा कि ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमकती हैं। उसने महसूस किया कि सूरज की पहली किरणें जब त्वचा को छूती हैं तो उनमें एक सुकून देने वाली गर्माहट होती है। ये वही चीजें थीं जो हमेशा से वहां थीं, पर नैना की आंखों पर अंधेरे का पर्दा पड़ा हुआ था। अब वह पर्दा धीरे धीरे हट रहा था। एक दिन टहलते हुए रिया उसे एक शांत जगह पर ले गई जहां कुछ लोग ध्यान कर रहे थे।
कोशिश करेगी? रिया ने पूछा। नैना झिझकी पर मान गई। आंखें बंद करके बैठना और अपने विचारों को बस देखना, उन्हें पकड़ना नहीं। यह एक बिल्कुल नया अनुभव था। उसका मन अभी भी एक तूफानी समंदर की तरह था, जहां नकारात्मक विचार लहरों की तरह उठ रहे थे। पर अब पहली बार वह खुद को उन लहरों से अलग महसूस कर पा रही थी। वह समंदर नहीं थी, वह किनारे पर खड़ी एक दर्शक थी जो लहरों को आते जाते देख रही थी। रिया ने उसे गीता का एक श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भुर्मा ते सद्गोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है, रिया ने समझाया, कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू फल की चिंता मत कर और न ही कर्म करने से विमुख हो। यह श्लोक नैना के दिल में उतर गया। वह हमेशा नतीजों के बारे में सोचकर परेशान होती थी। क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं फिर से पहले जैसी हो पाऊंगी? इन सवालों ने उसे पंगु बना दिया था। पर अब उसे समझ आया कि उसे बस प्रयास पर ध्यान देना है। हर दिन एक छोटा कदम उठाने पर। फल की चिंता भविष्य पर छोड़ देनी है। उसके जीवन में अब एक लय आने लगी थी। सुबह की सैर, डायरी लिखना, ध्यान और रिया के साथ ढेर सारी बातें। उसने अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। उसने अपने भाई को फोन किया और पहली बार मैं ठीक नहीं हूं पर मैं कोशिश कर रही हूं कहा। यह सच बोलना एक मुक्तिदायक अनुभव था, लेकिन सफर आसान नहीं था। अच्छे दिनों के बीच बुरे दिन भी आते थे। ऐसे दिन जब सुबह बिस्तर से उठना एक जंग लड़ने जैसा लगता था, जब वही पुराना खालीपन और निराशा उसे वापस अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। ऐसे ही एक दिन वह फिर से रो रही थी, यह महसूस करते हुए कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। उस दिन रिया ने उसे डांटा नहीं कोई झूठी तसल्ली दी। उसने नैना के पुराने धूल भरे कैनवास और रंगों को बाहर निकाला। चल कुछ बनाते हैं, उसने कहा। मैं नहीं बना सकती, नैना ने सुबकते हुए कहा। मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है। तुझे कुछ सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, रिया ने शांति से कहा। बस अपने इस एहसास को, इस अंधेरे को, इस दर्द को इस कैनवास पर उतार दे। रंगों का इस्तेमाल कर जैसे तू शब्दों का करती है। नैना ने कांपते हाथों से ब्रश उठाया। उसने सबसे पहले काला रंग चुना। उसने बेतरतीबी से कैनवास पर काला रंग पोतना शुरू कर दिया। फिर उसने गहरा नीला और फिर भूरा रंग लिया। वह गुस्से से, हताशा से और दर्द से ब्रश चला रही थी। उसका पूरा कैनवास एक अंधेरे भयावह धब्बे में तब्दील हो गया। जब वह थक कर हाँफने लगी तो उसने ब्रश फेंक दिया। ठीक है, रिया ने कहा, अब देख इसे, यह तेरा अंधेरा है। अब इसमें एक छोटा सा छेद बना जहां से रोशनी आ सके। नैना ने रिया की ओर देखा। रिया ने उसे पीला रंग और एक साफ ब्रश दिया। नैना ने एक पल सोचा और फिर उस काले और नीले रंग के समंदर के बीच में उसने एक छोटा सा पीला बिंदु बनाया। वह बस एक छोटा सा बिंदु था, पर उस अथाह अंधेरे में वह एक सूरज की तरह चमक रहा था। उस पीले बिंदु को देखते हुए नैना की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू हताशा के नहीं, उम्मीद के थे। उसे समझ आ गया था, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण भी उसे भेदने की ताकत रखती है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने स्वीकार कर लिया था कि यह अंधेरा उसका एक हिस्सा है, पर यह उसकी पूरी पहचान नहीं है। उसने अपने रंगों को फिर से अपना लिया था, न केवल सुंदर चित्र बनाने के लिए, बल्कि अपने सबसे मुश्किल एहसासों को व्यक्त करने के लिए भी। अब क्लाइमैक्स का समय था। रिया को एक दोस्त की शादी में जाना था। उसने नैना से साथ चलने को कहा। शादी, लोगों की भीड़, शोर, संगीत, सवाल पूछती आंखें, यह नैना के सबसे बड़े डरों में से एक था। मैं नहीं जा सकती रिया, मैं तैयार नहीं हूं, उसने तुरंत मना कर दिया। मैंने यह नहीं पूछा कि तू तैयार है या नहीं, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पूछा कि क्या तू मेरे साथ चलेगी। तू वहां किसी से बात मत करना, बस मेरे साथ रहना। अगर तुझे एक पल के लिए भी असहज महसूस हुआ तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। वादा। नैना ने कई दिनों तक इस पर सोचा। उसका मन 100 बार नहीं कहता, पर दिल में कहीं एक धीमी सी आवाज हाँ कहने की हिम्मत जुटा रही थी। यह उसके लिए एक परीक्षा थी, अपने डर का सामना करने की परीक्षा। अंत में उसने फैसला किया, वह जाएगी। शादी वाले दिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सालों बाद एक सुंदर साड़ी पहनी जो उसकी मां ने निकाल कर दी थी। शीशे में खुद को देखकर उसे अजनबीपन का एहसास हुआ, पर एक हल्की सी खुशी भी हुई। मैरिज हॉल में प्रवेश करते ही शोर और रोशनी ने उसे लगभग अंधा कर दिया। उसे लगा जैसे सब उसी को घूर रहे हैं, उसके बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। वह मुड़कर भाग जाना चाहती थी। तभी उसने रिया का हाथ महसूस किया, जिसने उसका हाथ कसकर थाम लिया था। मैं यही हूं, रिया ने फुसफुसाया।
गहरी सांस ले। नैना ने आंखें बंद की और ध्यान की तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद को याद दिलाया कि वह किनारे पर खड़ी दर्शक है और यह डर बस एक लहर है जो आकर चली जाएगी। धीरे धीरे उसका दिल शांत हुआ। उसने आंखें खोली। रिया उसे एक शांत कोने में ले गई। वे दूर से ही सब कुछ देख रहे थे। नैना ने लोगों को हंसते, नाचते, बातें करते देखा। कुछ देर बाद एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गईं। उस एक छोटी सी तारीफ ने, उस अजनबी की मुस्कान ने नैना के अंदर कुछ बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया उतनी डरावनी नहीं है जितना वह सोचती थी। लोग अपने जीवन में व्यस्त थे, कोई उसे जज नहीं कर रहा था। यह उसका अपना मन था जो उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। उस रात वे सिर्फ 1 घंटा रुके, पर वह 1 घंटा नैना के लिए एक पूरी जिंदगी के बराबर था। घर लौटते समय कार में खामोशी थी, पर यह एक सुकून भरी खामोशी थी। नैना ने पहली बार महीनों में अपने होठों पर एक सच्ची, हल्की सी मुस्कान महसूस की। उसने एक जंग जीत ली थी। अगली सुबह नैना जल्दी उठी। सूरज अभी निकल ही रहा था। उसने अपने कमरे के वे भारी भूरे पर्दे देखे जो उसके अंधेरे के प्रतीक थे। उसने एक झटके में उन्हें उतारा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उसने खिड़की के सारे पल्ले खोल दिए। सुबह की ताजी हवा और सूरज की सुनहरी किरणें एक साथ कमरे में भर गईं। धूल के कण हवा में नाचने लगे, जैसे वे भी इस आजादी का जश्न मना रहे हों। कमरा अचानक बड़ा और जीवंत लगने लगा। लेकिन नैना यहीं नहीं रुकी। वह बाजार गई और चमकीले, जिंदा दिल रंगों के डिब्बे खरीद लाई। सूरजमुखी जैसा पीला, आसमान जैसा नीला और नए पत्तों जैसा हरा। उसने अपनी माँ और रिया को भी बुला लिया। तीनों ने मिलकर उस कमरे को पेंट करना शुरू कर दिया। दीवारों से पुरानी उदास सफेदी की जगह अब खुशी के रंग ले रहे थे। हंसी, मजाक और संगीत के बीच वह कमरा नहीं, बल्कि नैना का जीवन ही नए रंगों से भर रहा था। जब आखिरी दीवार पर पीले रंग का फाइनल कोट लगा, तो नैना ने एक कदम पीछे हटकर अपने काम को देखा। कमरा अब एक कमरा नहीं, बल्कि एक अभयारण्य लग रहा था। एक ऐसी जगह जो उम्मीद और रोशनी से भरी थी। वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और उगते हुए सूरज को देखने लगी। उसकी रोशनी अब चुभ नहीं रही थी, बल्कि उसे सहला रही थी, उसे ऊर्जा दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस गर्माहट को अपनी आत्मा में उतरने दिया। उसके होंठों से शब्द अपने आप निकले, एक शांत, दृढ़ आवाज में, अंधेरे से उजाले की ओर। यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। सफर अभी बाकी था और शायद जीवन भर रहेगा, पर अब नैना जानती थी कि उसके पास अपने हथियार हैं, उसके रंग, उसकी डायरी, उसकी सांसें और सबसे बढ़कर उसके अपनों का साथ। वह जानती थी कि अंधेरा फिर से आने की कोशिश कर सकता है, पर अब वह उससे डरती नहीं थी, क्योंकि अब उसे पता था कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह का उजाला सबसे ज्यादा चमकता है, और उसने उस उजाले में जीना सीख लिया था।